नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 8 जो है क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपके भूगोल के पाठ 1 पर्यावरण से संबंधित है और ये आपकी 19 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। और आज का हमारा टॉपिक है पारितंत्र, यानी हम जानेंगे पारितंत्र किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमें विचार करने के लिए दिए गए हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको आपको सोचना है कि कैक्टस के पौधे की पत्तियाँ कांटों के रूप में क्यों होती हैं। ऐसे ही ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं, और कमल के पौधे की पत्तियां चपटी क्यों होती हैं, और मेंढक पानी के पास ही क्यों पाए जाते हैं। ऐसे ही तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन का मुख्य भाग मछली क्यों है, यानी कि जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं वो लोग ज़्यादातर मछली क्यों खाते हैं, ये आपको सोचना है। सोचिए ज़रा। तो जो पहला प्रश्न है बेटा कि कैक्टस के पौधे की पत्तियां कांटों के रूप में क्यों होती हैं, तो उसका जवाब ये है ताकि इसके अंदर का जो पानी है वो उसी के अंदर रहे, वो भाप बन के ना उड़ जाए। ठीक है, क्योंकि चौड़ा पत्तियां होती तो इसका पानी जो है वाष्पीकृत हो जाता और ये सूख जाता। ठीक है, तो इसका मतलब जो कैक्टस का पौधा है उसने अपने आप को रेगिस्तानी इलाकों में, कम पानी वाले इलाकों में रहने योग्य जो है उसके अनुकूल बनाया, इसीलिए इसकी जो पत्तियां हैं वो कांटों के रूप में। ठीक है, ऐसे जो ऊँट है उसको रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें रेत में बहुत आसानी से चल पाता है, जबकि अन्य जानवर इसमें नहीं चल पाते, है ना। यानी इसने अपने आप को किस हिसाब से बना हुआ है, ऊँट रेगिस्तान में रहने लायक बनाया कि वो 15-15 दिन तक जो बिना खाए पिए रह सकता है। ऐसी कमल के पौधे की पत्तियां चपटी क्यों होती हैं, ताकि वो पानी में फ्लोट करें, डूब ना जाएं, है ना। क्योंकि जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो फोटोसिंथेसिस का काम करती है, प्रकाश संश्लेषण का काम करती है, ताकि पौधे के लिए भोजन बने। ऐसे जो मेंढक है वो पानी में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी है जो वो किसके लिए बने में, पानी के हिसाब से रहने लायक उनका शरीर जो है वो बना हुआ है, तो इसलिए पानी में पाए जाते हैं। ऐसे तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग भोजन का मुख्य भाग मछली इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो है मछली बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है, आसानी से पाई जाती है, जिससे जो लोग हैं वहाँ के उनके भोजन में शामिल हैं। अब है विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। तो आप इस तरह से समझो, जैसे जीव जंतु में देखो, जो ऊँट है वो कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान में, और वहाँ पे वो बिना खाए पिए कई दिन तक रह सकता है, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है, खाने की कमी होती है। वो उसके हिसाब से बना, आराम से वो रेत पर चल लेता है। अब जो शेर है उसके रहने की परिस्थिति अलग है, वो रेगिस्तानी इलाके में नहीं रह सकता, वो जंगल में रहता है। हिरण भी जंगल में रहता है, क्योंकि वहाँ पे ही उसके जीवित रहने के लिए सही परिस्थितियाँ हैं, है ना। वनस्पति की बात करें तो जो कैक्टस का पौधा है वो रेगिस्तानी इलाकों में होता है, वहाँ आराम से वो जीवित रह लेता है। लेकिन अगर हम वहाँ पे केला या आम का पेड़ लगाएंगे तो वो वहाँ पर जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों वनस्पतियों के जीवित रहने की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। ठीक है, ऐसे लोगों का रहन सहन के तरीके भी भिन्न होते हैं। पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके रहने का तरीका अलग होता है, जो रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं वो उसके हिसाब से रहते हैं। ऐसी जो समुद्र किनारे के लोग होते हैं उनके रहन सहन के तरीके भिन्न होते हैं। तो सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। ठीक है, वो अपने आसपास का जो पर्यावरण होता है उस पर डिपेंडेंट होते हैं, प्राय ये एक दूसरे पर भी आश्रित रहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि पर्यावरण पर कैसे आश्रित हैं जीव जंतु और मानव। तो देखो, अगर इंसान को या जीव जंतुओं को जिंदा रहना है तो उनको पानी चाहिए, हवा चाहिए, भोजन चाहिए। वो कहाँ से प्राप्त होता है, आसपास के पर्यावरण से प्राप्त होता है, इसलिए उस पर वो निर्भर करते हैं। ठीक है, और एक दूसरे पर वो कैसे आश्रित हैं, तो इसको इस तरह से समझो, जैसे जंगल में क्या है, जो शाकाहारी जानवर हैं वो किसको खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं। पेड़ पौधे भी बेटा लिविंग थिंग में आते हैं। अब उनको खाते हैं, उनको कौन खाता है, मांसाहारी जानवर खाते हैं, और मांसाहारी जानवर जब मर जाते हैं तो उनको सूक्ष्म जीव खाते हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्या है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं जीवन जीने के लिए, जीवित रहने के लिए। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। जीवधारी मतलब जिनमें जान है, चाहे जीव जंतु है चाहे मानव है, तो उनका आपस में जो संबंध है और अपने पर्यावरण के साथ जो संबंध है वो किसका निर्माण करता है, पारितंत्र का निर्माण करता है। और एक पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वो जीवीय हों या अजीवीय। जीवीय जिनमें जान है, अजीवीय में आ जाता है तो हमारा पानी, हवा, ठीक है, मिट्टी, ये सब क्या अजीवीय है। लेकिन जीवित रहने के लिए हम इन सब के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। संसार के प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियां हैं। वह स्थितियां निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार के जीव वहाँ रहने के लिए सक्षम होंगे। अब जैसे आप रेगिस्तान की बात करते हो तो वहाँ का एक विशिष्ट पारितंत्र है ना, जो वहाँ की निर्जीव वस्तुओं ने बनाया है, चाहे वहाँ पर रेत है, वहाँ पे जो पानी की मात्रा है, हवा है। ठीक है, तो वहाँ पर जीवित रहने के लिए जो है विशेष जीव ही सक्षम है। वहाँ पे जो है ऊँट जो है
ऊँट जैसा जीव ही जो है वहाँ पे जीवित रह सकता है। कुछ रेप्टाइल्स हैं जैसे सांप हो गए, ठीक है, वो वहाँ पे जीवित रह सकते हैं क्योंकि वो वहाँ के हिसाब से बने हैं, उन्होंने अपने आप को वहाँ के हिसाब से ढाल लिया है। ऐसे वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, जो कटीली झाड़ियाँ हैं, कैक्टस है, वो वहाँ के हिसाब से हो गई। और जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं वो पानी के हिसाब से बने हुए हैं, ठीक है, तो वो उसके हिसाब से ही रह सकते हैं। उनको अगर ज़मीन पे लेके आओगे तो मछली को, तो मछली वहाँ पे जीवित नहीं रह पाएगी, ठीक है। तो यही ये कह रहा है कि संसार के प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियाँ हैं। वह स्थितियाँ निर्धारित करती हैं वहाँ किस प्रकार के जीव रहने में सक्षम होंगे, ठीक है। जीव जंतु केवल वही पनप सकते हैं जहाँ उनकी ज़रूरतें पूरी हो, यानी कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे वही जीवित रह सकते हैं जहाँ उनके जीवित रहने के लिए उनकी ज़रूरतें पूरी हो। अब तुम शेर को ले जाके रेगिस्तान में छोड़ दोगे तो वो वहाँ जिंदा रह पाएगा नहीं, क्योंकि वहाँ उसके जीवित रहने के लिए परिस्थितियाँ नहीं, उनकी ज़रूरतें वहाँ पर पूरी नहीं होगी, उसको खाना ही नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। ऐसे अगर आप मछली को ले जाके ज़मीन पर रख दोगे तो ज़मीन पर वो जिंदा रह पाएगी नहीं, क्योंकि वो पानी में रहने के लिए बनी है। तो जीव जंतु केवल वहीं पनप सकते हैं जहाँ उनकी ज़रूरतें पूरी हों। आगे चलते हैं। अधिक वर्षा वाले वन, खास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है, ठीक है। मानव ने भी अपने विवेक से के उपयोग से मछली घर, बागान और बाग जैसे कृत्रिम पारितंत्र की रचना की है। मतलब उसने इस तरह के पारितंत्र बनाए कि जो उसमें रहने वाले जीव जंतु है वहाँ पर जीवित रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो मानव बनाता है पारितंत्र उसको कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं, ठीक है। जैसे मछली घर है वो मनुष्य ने बनाया, उसने इस तरह से बनाया कि उसमें मछली के जीवित रहने के लिए सारी जो है परिस्थितियाँ मौजूद हैं, है ना। अब आपके इसमें दे रखा है एक ताल का पारितंत्र है ना, इसमें तालाब में जो है इसका खुद का पारितंत्र है कि इसमें रहने वाले जीव जंतु जो है एक दूसरे पर आश्रित हैं और उनके जीवित रहने के लिए सारी परिस्थितियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। चलो आगे चलते हैं। पारितंत्र किसे कहते हैं? तो वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वो निवास करते हैं, ठीक है। अब जीवधारी में सभी जीव आते हैं जिनमें जान है, ठीक है, हम भी जीवधारी हैं। तो कैसे हम पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ क्रिया करते हैं, इसको इस तरह से समझो। जैसे हम जीवित रहने के लिए क्या खाते हैं? अनाज खाते हैं। अनाज भौतिक वस्तु हो गए, चाहे हम दाल चावल कुछ भी खा रहे हैं, भौतिक हो गया। और रासायनिक कारकों में बेटा जैसे जल हो गया, हवा हो गई, ये रासायनिक कारक हो गए। हम जीवित रहने के लिए इनके साथ क्रिया करते हैं, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना, पानी पीते हैं। तो इस तरह से इनके साथ हम क्रिया करते हैं ताकि हम जीवित रहें। अब आगे है, ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। और ये जो सारा का सारा ये है, ये ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण कैसे होता है? जैसे आपने अनाज खाया तो आपने क्या करा, उस अनाज के अंदर जो ऊर्जा थी वो आपके अंदर आ गई। अनाज के अंदर ऊर्जा कहाँ से आई? अनाज कहाँ से मिलता है हमको? पेड़ पौधों से मिलता है। अब पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य की रोशनी, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि की सहायता से क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, उसको ऊर्जा में बदलते हैं। और उनमें जो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन्स होते हैं उनको हम लेते हैं, उनका ऊर्जा हमारे अंदर आ गई। और जब इंसान की मृत्यु होती है तो मान लो उसको सूक्ष्म जीव खाते हैं तो उनके अंदर ऊर्जा का स्थानांतरण हो गया। इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हो आप बेटा। जैसे जो पौधे होते हैं वो सूर्य की रोशनी में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उसके अंदर जो सूर्य की ऊर्जा जो होती है वो भोजन के रूप में इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। अब उसी को जब कोई शाकाहारी जानवर खाता है, ठीक है, उसके अंदर जो वो ऊर्जा वो चली जाती है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो चाहे प्रोटीन हो, उसके रूप में। अब जब उस शाकाहारी जानवर को मांसाहारी जानवर, शेर जैसे जानवर जो है वो खाते हैं तो फिर उसके अंदर वो वाली ऊर्जा चली जाती है ना। इस तरह से क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। सूर्य से पौधों में आया, पौधों से शाकाहारी जानवर में, और शाकाहारी जानवर से किस में चला गया? मांसाहारी जानवर में। और मांसाहारी जानवर जब मरता है तो उसको सूक्ष्म जीव खाते हैं तो उनके अंदर वो चली जाती है। बेटा अब वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। अब है प्रश्न नंबर 1, पारितंत्र कैसे बनता है? तो इसका उत्तर आप वर्कशीट में से दोगे बेटा। बहुत अच्छे से दे रखा है इसमें कि जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। और एक पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वह जीवीय हों या अजीवीय। तो यहाँ तक आपका उत्तर है, ये उत्तर 1 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? प्राकृतिक नहीं है मतलब जिसको मानव ने बनाया, जो कृत्रिम है वो बताना है हमको। तो देखो, मरुस्थल तो प्राकृतिक होता है, वन भी प्राकृतिक होता है, समुद्र भी प्राकृतिक होता है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक नहीं है? वो है पार्क, क्योंकि ये कृत्रिम है, ठीक है, इसको मानव ने बनाया। चलो अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, दिए हुए संकेतों की सहायता से पारितंत्र को पहचानिए। तो आपको संकेत दे रखे इसमें पर्वत, मरुस्थल, वन और तालाब, ठीक है। तो हमें बताना कौन से पारितंत्र हैं। जैसे मछली, पानी, कमल का फूल, ये कौन सा पारितंत्र है? वेरी गुड, ये है तालाब,
वाला पारितंत्र। अब आते हैं दूसरे पे, रेत, ऊंट, कैक्टस का पौधा, ये कौन सा पारितंत्र है? वेरी गुड, ये है दूसरे नंबर वाला। कौन सा है? मरुस्थल वाला पारितंत्र। अब चलते हैं तीसरे पे, घने पेड़, जंगली जानवर, मिट्टी। वेरी गुड, कौन सा पारितंत्र है ये? तीसरे नंबर वाला, वन। ठीक है, वन में ही होते हैं घने पेड़, जंगली जानवर और मिट्टी। चौथा है शंकुधारी वृक्ष, भेड़ और बर्फ। भेड़ और बर्फ और शंकुधारी वृक्ष कहाँ पर मिलते हैं? वेरी गुड, ये पर्वत वाला पारितंत्र है। तो चौथे वाले का उत्तर ये है। तो ये आपके आंसर हो गए हैं। अब आप इस वर्कशीट को पूरा कीजिए और एक कोविड के संदर्भ में संदेश है, बहुत आपको इसको पालन करना है। अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो क्या करना है? नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोना है। ठीक है, तो अब आप इस वर्कशीट को पूरा करो, मन लगा के पढ़िए और अच्छे अच्छे नंबर लेके आइए। बाय बच्चों।